हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसएस लोकर्स एकेडमी में। आज हमारा जो है हिंदी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन का दूसरा दिन है, जिसमें हम लोग जो है हिंदी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं उसको हम लोग करेंगे। तो आप सभी लोग जो है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में और अपने मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए आज का हम लोग पहला नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें दिया जा रहा है पहला नंबर प्रश्न कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार डेमोक्रेसी का शत्रु कौन है। यह प्रश्न जो है पूछा गया है 2018 में जो है यह प्रश्न पूछा गया है। आप लोग जरूर जो है इसको देखिएगा। कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार डेमोक्रेसी का दुश्मन कौन है। डेमोक्रेसी मतलब होता है लोकतंत्र। आप सभी लोग पढ़े होंगे कि डेमोक्रेसी जो इंग्लिश वर्ड है लोकतंत्र का। तो यहाँ पे जयप्रकाश नारायण को कहा जा रहा है कि वो डेमोक्रेसी का शत्रु किसको बताते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार डेमोक्रेसी का शत्रु वे लोग हैं जो जनता के शांतिमय कार्यों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, उन पर गोलियां चलाते हैं। और सरकार लोकतंत्र की दुहाई देती है, लेकिन यही लोकतंत्र की दुश्मन है। मतलब जयप्रकाश नारायण के अनुसार अगर कोई लोकतंत्र का शत्रु दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन है जो जनता जो शांतिपूर्ण कार्य कर रही है उन पर बाधा डालते हैं, उन पर जो गिरफ्तारी करते हैं, उनको लाठियां चलाते हैं, गोलियां मारते हैं। तो ये सभी लोग जो क्या होंगे डेमोक्रेसी के दुश्मन होंगे। साथ में भी कहते हैं पुलिस एवं प्रशासन शांतिमय जो मतलब कि जनता पर जो लाठी चलाती है, गोलियां चलाती है, वह कार्यक्रमों में बाधा डालती है। तो ये सब जो क्या होंगे हमारे डेमोक्रेसी के दुश्मन है। तो ये पहला नंबर प्रश्न का हमारा उत्तर होगा। तो इसको आप लोग जरूर जो है ध्यान में रखिएगा। इसी तरह आगे देखेंगे दूसरा नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो इसमें दिया जा रहा है कि मालती के पति का परिचय दें। मालती के पति का जो है परिचय देना है। तो कहा जा रहा है कि महेश्वर मालती का पति है जो एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर है, ठीक। उनका जीवन यंत्रवत है। यंत्रवत मतलब मशीन की तरह है और अस्पताल में रोगियों को देखने और अन्य जरूरी हिदायतें करने आदि में उनका जीवन ही बिल्कुल निर्दिष्ट धारे पर चलता रहता था। यानी आप लोग जो है रोज कहानी को पढ़े होंगे जो आप लोग रोज कहानी को पढ़े होंगे। तो इसमें मालती का जो पति है वो क्या है, एक डॉक्टर रहता है, डिस्पेंसरी चलाता है, जो सुबह उठ करके जो है 7 बजे डिस्पेंसरी चला जाता था, दोपहर में खाना खाने के लिए घर आता था, फिर जो 1-2 घंटा के बाद वो वापस चला जाता था डिस्पेंसरी। तो इसका काम क्या था, रोज सुबह उठना, डिस्पेंसरी जाना, फिर आना, फिर जाना, यही इसका लगा हुआ था। तो मशीन की तरह जो है इसका जीवन हो गया था और अस्पताल में जो रोगी थे उनको एक ही हिदायत, एक ही नुस्खे जो वो बताते रहता था। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयां वह स्वयं उगताए हुए हैं। और साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वह अपने फुर्सत के समय में भी सुस्त रहता था। तो ये हमारा जो है मालती के पति जो महेश्वर था, ये ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। आप लोग याद रखिएगा कि मालती के पति का नाम क्या था, महेश्वर नाम था। तो मालती के पति जो महेश्वर था उसके बारे में यह परिचय था। इसके बाद आगे चलेंगे तीसरा नंबर प्रश्न पे, जिसमें दिया जा रहा है कि बिस्नी कौन है, इसको किसकी प्रतीक्षा है। ये भी इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न है। यहाँ पूछा जा रहा है कि बिस्नी कौन है, इसको किसकी प्रतीक्षा है। तो याद रखिएगा कि बिस्नी जो है मोहन राकेश द्वारा लिखित एकांकी सिपाही की माँ। सिपाही की माँ पाठ के जो लेखक कौन है, तो मोहन राकेश है। तो बिस्नी जो है मोहन राकेश द्वारा लिखित एकांकी सिपाही की माँ पाठ की क्या है, पात्रा है। और उसे अपने इकलौते पुत्र, और उसे अपने कौन, तो इकलौते पुत्र मानव की जो आने का इंतजार या प्रतीक्षा है, जो सिपाही के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के मोर्चे पर वर्मा में लड़ने गया है। यानी बिस्नी जो थी वो मानव की माँ है और मोहन राकेश द्वारा लिखित सिपाही की माँ एकांकी की एक पात्रा है। और उसे जो है अपने बेटी की प्रतीक्षा है जो सिपाही के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के मोर्चे पर गया है। तो ऐसे जो आप लोगों को जवाब देना है, ठीक ना। इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न को देखेंगे, जिसमें दिया जा रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम संबंधित अवधारणा क्या है। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम संबंधित अवधारणा क्या है। तो यहाँ पे उत्तर होगा कि मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम के पीर के कवि हैं। उनका मार्मिक अंतर्व्यथा से भरा हुआ यह प्रेम अत्यंत व्यापक, गुण आश्रय वाला और महिमामय है, ठीक। उसके बाद बताते हैं कि यह प्रेम अनुभूतिमय, रासायनिक एवं इस अर्थ में क्रांतिकारी है कि यह विभिन्न पात्रों को अमिट चरित्रों के रूप में निखारते हुए उन्हें एक दिशा देकर परिणतियों तक पहुंचा देता है। तो ये चौथा नंबर प्रश्न का हमारा उत्तर है।
ठीक ना। इसके बाद आगे चलेंगे 5वां नंबर प्रश्न में, जिसमें दिया जा रहा है कि तुलसीदास को किस वस्तु की भूख है। तुलसीदास को किस वस्तु की भूख है, तो कहा जा रहा है कि तुलसी जी भगवान श्री राम से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति का भूखा जन्म जन्म से हूँ। मतलब तुलसीदास को जो है प्रभु श्री राम की जो है भक्ति का जो है वो उनको जन्म जन्म से जो है भूख है। ठीक, तो वही बता रहे हैं कि हे प्रभु, हे भगवान श्री राम, मुझे जो है मतलब कि आपकी भक्ति का जो भूख जन्म जन्म से है, और मुझे भक्ति रूपी अमृत का पान करा करके क्षुधा तृप्त जो है वो करवाइए। मतलब मुझे इस धरती से जो है मुझे मोक्ष की प्राप्ति दिलवाइए। अपने भक्ति रूपी जो है मुझे भक्ति रूपी जो आपका मेरे प्रति भूख है तो उसको वो मिटाइए। अपने भक्ति का जो टुकड़ा मुझे दे दीजिए। तो ये 5वां नंबर प्रश्न था। 6वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि उषा कविता में कवि को सुबह का आकाश कैसा दिखता है। उषा कविता में कवि को सुबह का आकाश कैसा दिखता है, ये पूछा जा रहा है। तो उषा कविता में कवि को सुबह का जो आकाश है वो मटमैला दिखाई देता है। कवि ने सुबह के आकाश के लिए राख से लिपे हुए चौके का उपमान दिया है। जिस प्रकार गीला चौका जो मटमैला और साफ होता है, उसी प्रकार सुबह का आकाश भी चूल्हे की तरह जो है या चूल्हे की तरह ही साफ होता है। तो ये हमारा 6वां नंबर प्रश्न था, जिसमें उषा कविता से दिया गया है कि उषा कविता में भोर का जो या सुबह का आकाश कैसा दिखता था। तो ये हमारा 6 नंबर प्रश्न का उत्तर है। इसके बाद अगर हम 7 नंबर प्रश्न को देखेंगे, जिसमें दिया जा रहा है कि लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दें। लेखक और मालती का संबंध का परिचय पाठ के आधार पर देना है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर होगा कि लेखक मालती के दूर के रिश्तेदार हैं और रिश्ते में वो क्या लगते हैं, भाई लगते हैं। पर बचपन में उनका संबंध सख्य या मित्रता का था और एक साथ रहते थे, खेलते थे, लड़ते झगड़ते थे, साथ साथ पीटते भी थे। और लेखक का अध्ययन भी मालती के साथ ही हुआ था। उनके व्यवहार में सदा सख्य की स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही। वह कभी भी भ्रातृत्व के या बड़े छोटेपन के बंधनों में नहीं बंधे थे। तो ये हमारा जो है 7 नंबर प्रश्न का उत्तर है, जिसमें मालती जो रोज कहानी की पात्रा है और लेखक, ठीक, इन दोनों के संबंध के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी तरह आगे बढ़ेंगे 8वां नंबर प्रश्न पे, जिसमें दिया जा रहा है कि गैंग्रीन क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में जरूर पूछा जाने वाला प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है कि गैंग्रीन क्या है। तो गैंग्रीन क्या है, तो एक चोट या घाव होता है, ठीक, जिसका सामान्य इलाज संभव नहीं हो पाता है, उसे हम लोग गैंग्रीन कहते हैं। और आमतौर पर जो इसे हम लोग क्या कहते हैं, गलाव भी कहते हैं। गलाव, या फिर कहा जा रहा है कि अर्थात घाव होने के बजाय ये ज्यादा गलने लगता है और बढ़ने लगता है। और उस परिस्थिति में हम लोग जिस अंग पर जो है ये गैंग्रीन जो है, एक चोट या घाव जो मतलब कांटा चुभा है, तो इस कांटा को जो है मतलब निकाल देना ही जो है उसको हम लोग बेहतर मानते हैं। मतलब कांटा निकाल देना मतलब यहाँ पे जिस अंग पे ये गैंग्रीन जो बीमारी हुआ है हमको, तो उस अंग को काट देना ही यहाँ पे बेहतर माना जाता है। ठीक, जैसे हाथ में होगा तो हाथ को काट देना, पैर होगा तो पैर को काट देना, ऐसा इस कहानी में बताया गया है कि गैंग्रीन एक बीमारी है जो कांटा चुभने से होता है और संभवतः इसका इलाज जो संभव नहीं होता है। ठीक ना। इसके बाद आगे देखेंगे 9 नंबर प्रश्न को। यह हमारा जो है 8 नंबर प्रश्न था। 9 नंबर प्रश्न पर चलेंगे, जिसमें दिया जा रहा है कि कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है। यहाँ प्रश्न दे रहा है कि कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है। तो इसका उत्तर होगा कि हम जानते हैं कि दर्पण स्वच्छ और निर्मल होता है, ठीक उसी प्रकार कवि की आंख है। कोई भी व्यक्ति अपनी छवि जिस प्रकार साफ एवं स्पष्ट रूप से दर्पण में देख पाता है, ठीक उसी प्रकार कवि की आंख भी स्वच्छता और पारदर्शिता का प्रतीक है। और अतः कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से की है। तो ये हमारा जो है 9 नंबर प्रश्न का उत्तर है। इसके बाद अगर हम देखेंगे 10 नंबर प्रश्न को, जिसमें दिया जा रहा है कि धांगड़ शब्द का क्या आशय है। तो धांगड़ शब्द का क्या आशय है, तो कहा जा रहा है कि औराव भाषा में धांगड़ शब्द का अर्थ है भाड़े का मजदूर। औराव भाषा में धांगड़ शब्द का अर्थ क्या है, तो वो अर्थ है भाड़े का मजदूर है। और धांगड़ एक आदिवासी जाति थे। धांगड़ क्या होता है, आदिवासी जाति थे, जो मतलब 18वीं शताब्दी के अंत में नील की खेती के सिलसिले में दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार से चंपारण लाए गए थे। मतलब जो धांगड़ लोग थे, इनको औराव भाषा में भाड़े का मजदूर कहा जाता था। और ये एक
आदिवासी थे जो 18वीं शताब्दी के अंत में नील की खेती के सिलसिले में छोटा नागपुर पठार से कहाँ लाए गए थे, चंपारण लाए गए थे। और ये भी कहा जाता है कि जो धांगड़ जाति थी या आदिवासी जातियों जो औराव हो गया, मुंडा हो गया, लोहार हो गया, इन सभी के ये वंश थे। यानी धांगड़ जाति जो है आदिवासी जाति, औराव, मुंडा, लोहार, इन सभी के वंश ये माने जाते हैं। तो 10 नंबर प्रश्न जो धांगड़ शब्द का क्या आशय है उसका उत्तर यही होगा। तो आज भी हम लोग जो है कल की क्लास की तरह जो है 10 प्रश्न जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट थे उसको हम लोग किए, ठीक। और आगे भी जो है हम लोग इस सीरीज को जारी रखेंगे। आगे जो है कल की क्लास में नेक्स्ट दिन हम लोग जो है जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको करेंगे। तब तक के लिए आप लोग जो है इस जो हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आज का, इन सभी को आप लोग रिवाइज कीजिए। और अगर इसका पीडीएफ नोट्स आप सभी लोगों को चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आप लोगों को पहले के और आज तक के भी जितने भी पीडीएफ है वो अवेलेबल मिलेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे नए नए वीडियो का अपडेट आप सभी लोगों तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।